हिंदी साहित्य इकाई 3 पूर्व मध्यकाल। प्रमुख सूफी कवियों का अवदान। प्रश्न क्रमांक 20, सूफी शब्द का क्या अर्थ है? हिंदी प्रमुखाख्यानक काव्य की प्रमुख कृतियों का परिचय देते हुए काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का साउदाहरण निरूपण कीजिए, अथवा सूफी प्रेमाख्यानक कवियों पर भारतीय चिंतन के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, अथवा सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि इन पर भारतीय चिंतन का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर: हिंदी साहित्य का भक्तिकाल निर्गुण और सगुण दो काव्यधाराओं में विभाजित है। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत सूफी काव्य और संत काव्य अर्थात ज्ञानी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा को दिया जा सकता है। इन दोनों शाखाओं में प्रेम मार्गी शाखा एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रेम की प्रधानता दिखाई देती है। इसके साथ ही इसमें जायसी श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। जायसी सूफी कवि थे, अतः इनका काव्य सूफी काव्य कहा जाता है। सूफी शब्द का अर्थ विश्लेषण। विद्वानों ने सूफी काव्य का विवेचन करते समय इस प्रश्न को भी उठाया है कि सूफी शब्द का क्या अर्थ है। ध्यान से देखें तो शब्द से अनेक अर्थों का द्योतक है। इसके प्रत्येक अर्थ को अलग अलग महत्व है। प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ महत्व है। कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। पहला, कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द को सूफ या सफ से निकला हुआ बतलाया। सफ शब्द का अर्थ है अगली पंक्ति में खड़े हुए लोग। इसके आधार पर सूफी लोग वे व्यक्ति हुए जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए हैं। दूसरा, कुछ विचारकों में मदीना की मस्जिद के सामने सूफा चबूतरे पर बैठने वाले लोगों को सूफी माना है। ये लोग जिस पर बैठते हैं उसे सूफा कहते हैं। तीसरा, सूफी साहित्य के विद्वानों ने सूफी शब्द का संबंध सूफिया से भी जोड़ा है। सूफिया का अर्थ ज्ञान है। इस अर्थ के आधार पर जो लोग ज्ञानी हैं या थे वे सूफी कहलाए। चौथा, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने सूफी शब्द का संबंध सफ़ा से जोड़ा है। सफ़ा का अर्थ पवित्र और शुद्ध आचरण। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का आचरण शुद्ध और साफ है वे सूफी हैं। कुछ लोगों ने सूफियों का संबंध सूफा से जोड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूफी शब्द का अर्थ निर्धारण करने में अटकलों से काम लेते हैं, किंतु व्युत्पत्ति की दृष्टि से उनके अकलें व्यर्थ हैं। छठवा है, सूफी शब्द के अर्थ के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण मत उन लोगों का है जिन्होंने सूफी शब्द का संबंध सूफ अर्थात ऊन से माना है। इन लोगों की धारणा है कि सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। ये लोग ईसाई संतों का अनुकरण करते थे तथा सन्यासियों की तरह जीवन बिताते थे। ऊन के मोटे कपड़े पहनने वाले सूफियों का आचरण सीधा साधा और पवित्र होता था। यद्यपि कुछ लोग इनके निंदक भी हुए, किंतु अनेक ऐसे भी हुए जिन्होंने इनकी प्रशंसा भी की। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सभी मतों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सूफी शब्द मूलतः अरब और इराक के उन व्यक्तियों को सूचित करता है जो मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। इतना ही नहीं, सूफी लोग विरक्त, सन्यासी और साधक होते थे। अपनी साधना के कारण ये लोग अग्रिम पंक्तियों में खड़े हुआ करते थे। प्रेमाख्यान कृतियाँ। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में तथा उससे पहले और बाद में अनेक प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं। ये सभी काव्य सूफियों ने लिखे। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे काव्य अवश्य हैं जो प्रेमाख्यान तो हैं, किंतु बाद में सूफियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कवियों ने लिखे। प्रस्तुत प्रश्न के अंतर्गत हमारा तात्पर्य केवल उन्हीं प्रेमाख्यान कवियों की विवेचना करना है जो सूफी कवियों द्वारा लिखे गए हैं। सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग माना गया है। इसके
इसके द्वारा जो काव्य हमारे सामने आया वह आज भी अनेक व्यक्तियों के आकर्षण और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो रहा है। सूफी काव्य के अंतर्गत जो प्रमुख प्रेमाख्यानक लिखे गए वे स्वप्नावती, मुग्धावती, खंडरावती, मालती, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, पद्मावत तथा जमाल पचीसी प्रसिद्ध हैं। जायसी के पूर्व भी अनेक प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य लिखे जा चुके हैं। इसका प्रमाण जायसी के पद्मावत से प्राप्त होता है। उन्होंने पद्मावत के प्रारंभ में अपने पूर्व कतिपय प्रेम काव्यों का उल्लेख किया है। हिंदी के प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तन किस कवि ने किया, यह विवादास्पद है। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के चरित्र कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इस परंपरा की प्रथम कृति स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक कवियों का प्रारंभ चंद्रावन में माना है। उपरोक्त सभी विद्वानों के मतानुसार इस परंपरा का प्रवर्तन अलग अलग है। ध्यान देने की बात यह है कि सन 1370 में हंसावली से इसी प्रकार की भावनाओं का वर्णन मिलता है, जिनके आधार पर इसे इस परंपरा का अंतिम ग्रंथ माना जा सकता है। पहला हंसावली। यह रचना ईसाईती की लिखी हुई है। यह प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। भाषा की दृष्टि से यह राजस्थानी में स्थान पाने की अधिकारिणी है। इसमें वर्णित कथा का संबंध पाटन की राजकुमारी हंसावली से है। इसका नायक स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन करने पर उस पर मुग्ध हो जाता है। वह उसे प्राप्त करने के लिए योगी का वेश बनाता है और अनेक संकटों को पार करके राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है। राजकुमारी हंसावली पत्थर दिल नारी थी। उसने अपने किसी संस्कारवश प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था। विषय, वस्तु और शैली की दृष्टि से यह काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शैली के परिष्कृति, भाषा का सौष्ठव और प्रेम का वर्णन इस काव्य में सुंदरता से हुआ है। प्रेमानुभूति की विशिष्टता की दृष्टि से भी यह काव्य पर्याप्त प्रभावी है। दूसरा है चंदायन। यह प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण काव्य है। इसके रचयिता मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। यह प्रेम काव्यों की परंपरा से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियाँ की व्यंजन सफलता पूर्वक हुई है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका का उन्मुक्त प्रेम विविध बाधाओं और स्थितियों से होता हुआ आगे बढ़ता है। इसकी भाषा, अवधि तथा शैली का भावानुकूल सरस है। तीसरा, अखम सेन पद्मावती कथा। यह कथा रचयिता दामोदर कवि माने जाते हैं। सन 1459 की रचना है। कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसके अंतर्गत राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम का वर्णन मधुर शैली में किया गया है। कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण, गणेश स्तुति, आत्मा परिचय तथा रचना के उद्देश्य का उल्लेख मिलता है। नायक द्वारा योगी वेश में घर से निकले और नायिका के पिता से संघर्ष करके उसे प्राप्त करने की कथा इस काव्य में वर्णित है।
चौथा है सत्यवती कथा। 1501 में लिखित यह काव्य ग्रंथ ईश्वर दास द्वारा लिखा गया है। इसमें भक्ति काल की विशेषताएं मिलती हैं तथा प्रेम गाथा काव्य का स्पर्श भी मिलता है। आचार्य शुक्ल ने इस कवि को कोई स्थान नहीं दिया है। वस्तुतः यह वह कवि है जिसने सौंदर्य, प्रेम और विरह के निरूपण व अवधि भाषा की दृष्टि से उच्च कोटि के काव्य की रचना की है। इसके कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती और राजकुमारी ऋतुपर्ण के प्रथम दृष्टि जनित प्रेम प्रसंग से है। पौराणिक भावना से प्रभावित होने के कारण इस काव्य में सती धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। मृगावती सन 1503 में लिखित कुतुबन की रचना है। इसमें नायक राजकुमार और नायिका मृगावती के प्रेम का वर्णन सरस एवं भावनात्मक शैली में किया गया है। इस काव्य के अंतर्गत परंपरागत प्रेम काव्यों की विशेषताएं भी मिलती हैं और कुछ मौलिकाएं भी। इसकी कथा प्रेम से शुरू होकर शांत रस में समाप्त हो जाती है। कारण यह है कि इसमें नायक की मृत्यु हो जाती है और नायिका सती होती दिखाई देती है। छठवां है माधबानल कामकदला 1527 में लिखित इस रचना के लेखक गणपति हैं। इसके अंतर्गत माधव और नृत्य कुशल कामकदला से प्रभावित होकर इस पर अपना दिल हार कर बैठता है। अनेक कठिनाइयों के बाद वह उसे प्राप्त करने में भी सफल होता है। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। एक विद्वान ने लिखा है कि सौंदर्य और प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्वों और नैतिक उपदेशों के भी समन्वय का प्रयास किया गया है। कवित्व की दृष्टि से यह रचना उच्च स्तर की है। सातवां है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत प्रेमाख्यानक परंपरा का सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके अंतर्गत चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावत का प्रेम विवाह और विवाह के बाद जीवन का वर्णन किया गया है। इसकी कथा के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में कथा कल्पना प्रधान है और उत्तरार्ध में ऐतिहासिक। पद्मावत मूल रूप से रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किंतु अनेक आलोचकों के साथ कृति के आदर्शपरक महाकाव्यों की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने पद्मावत को महाकाव्य न मानकर एक प्रबंध काव्य माना है। वस्तुतः इस काव्य में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, दर्शन, आध्यात्म, मौलिकता, रहस्यात्मकता और भारतीय संस्कृति का समग्र रूप देखने को मिलता है। यह वह काव्य है जिसके अंतर्गत भारतीय का आदर्श पूरी तरह देखने को मिलता है। पद्मावत के विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। इस दृष्टि से कुछ ऐसे रूपक काव्य भी मानते हैं। काव्य तत्व और भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत उच्च कोटि का काव्य है। सौंदर्य वर्णन, प्रेम वर्णन, संयोग वियोग वर्णन, वीरता वर्णन, त्याग वर्णन और अनेक प्रकार के वर्णन इस काव्य के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। भारतीय कथा काव्य की प्रायः उसी रूढ़ियों का वर्णन सफलतापूर्वक इसके अंतर्गत किया गया है। दोहा चौपाई में लिखा गया अवधी भाषा में सजा हुआ पद्मावत हिंदी सूफी काव्य परंपरा का महत्तम ग्रंथ है। यद्यपि जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा के साथ साथ परमात्मा और जीवात्मा की कथा भी कही है, किंतु यह महत्वपूर्ण होते हुए भी मुख्य कथा से पूरी तरह जुड़ी हुई नहीं है। आठवां है मधुमालती।
मधुमालती मझन के द्वारा लिखित रचना है। इसके अंतर्गत भी नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। नायक के प्रेम की गंभीरता इस कृति का प्रमुख विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने इस कृति के द्वारा प्रेम के उच्च पवित्र एवं उदात्त स्वरूप का वर्णन किया है। नौवा है ढोला मारू रा दूल्हा। यह राजस्थानी भाषा का महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान है। इसके अंतर्गत नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी का विवाहोत्तर प्रेम और विरह की निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप से किया गया है। प्रेम और वीरता की मार्मिकता की दृष्टि से यह अत्यंत मधुर काव्य है। काव्य शैली की दृष्टि से यह परंपरागत प्रेमाख्यानक काव्य से भिन्न शैली में लिखा गया है। इसमें दोहा शैली प्रस्तुत हुई है। 10वां है रूप मंजरी। यह नंददास की रचना है। रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण इस रचना के अंतर्गत किया गया है। काव्यत्व की दृष्टि से, प्रेम भावना के चित्रण की दृष्टि से यह एक आकर्षक रचना है। 9वां है प्रेम विलास। यह जैन कवि की रचना है। इसकी कथा वस्तु मौलिक है। इसमें नायक नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष वर्णन से उत्पन्न हुआ है। कथा की परिणति शांत रस में हुई है। 12वां है छेताई वार्ता। यह 1590 की रचना है। इसके रचयिता नारायण दास माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्माण किया है। इसकी नायिका छेताई राजा रामदेव यादव की कन्या है, जो समुद्रगण के राजकुमार से प्रेम करती हैं। इस प्रेम कथा के बीच बीच में लोक नीति और लोक संस्कृति के तत्व का वर्णन किया गया है। 13वां है चित्रावली। 1613 में लिखित यह रचना उस्मान द्वारा लिखी गई है। कवि ने इस रचना का उद्देश्य अमरता की भावना बतलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी प्रेम कथा में अधिक सुंदर कोई दूसरा लिख दे तो उसे चुनौती है। इसके अंतर्गत कथा काव्य की प्रायः सभी प्रवृत्तियों का निर्वाह करते हुए सुजान और चित्रावली के चित्रदर्शन जन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना ने कवि में सहृदयता एवं भाव प्रवणता का परिचय दिया है। इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग है तथा भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रेम भावना के अनुरूप है। यह काव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। कथानक रूढ़ियों से भी इसके अंतर्गत मिलती है। 14वां है ज्ञानदीप। सन 1661 के अंतर्गत इसे शेख नवीन ने लिखा था। इसके अंतर्गत वीर, श्रृंगार, विरह और योग का उल्लेख मिलता है। कवि के अंतर्गत ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कथानक रूढ़ियों में मौलिकता भी दिखाई देती है। यही कारण है कि अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में लिखी गई यह रचना प्रेमाख्यानक काव्यों में आकर्षण का विषय रही है।